Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट कोर्स है वर्ब्स इन डिटेल्स विच इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स. नाउ फॉर ऑल माय लेसन्स एंड कोर्सेज यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक. Today's topic is active and passive voice, and we are going to do sentence analysis today. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी सेंटेंसेस हम करेंगे वो पूरे उन कंसेप्ट्स पे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेसन्स में सीखे हैं. प्रीवियस लेसन्स में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन और किस प्रकार से वर्ब का फॉर्मेशन होता है वो सीखा था. और आज हम उसके एप्लीकेशन को देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे सेंटेंस को समझा जाता है और वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है. बट बिफोर गोइंग अहेड, समथिंग अबाउट मी. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson as well as this course. Before going to sentence, let's see the use. क्या होता है एक्टिव और पैसिव का यूज? नाउ द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज वेरी क्लियर एंड प्रिफर्ड. जब कभी भी हमारे एक्टिव वॉइस में ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं या एक्टिव वॉइस वर्ब तब यूज होता है जब हम कर्ता को प्रधानता देते हैं हमारे सेंटेंस में. जो भी कार्य हो रहा है वो सेंटेंस में वर्ब बताएगा, जो भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब के द्वारा पता चलता है. तो ये एक्शन जो कर रहा है, अगर वो पर्सन या अगर वो थिंग हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में आती है, दैट मीन्स कि वो वर्ब के पहले ही वो वर्ब जो कार्य है वो वर्ब वाले वर्ड का एनीबडी हु इज डूइंग इट उसका नाम हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे मिलता है. उस केस में वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस वर्ब कहलाता है. बट द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग ऑन हुम वर्क इज डन इज क्लियर एंड प्रिफर्ड. लेकिन हमारा जो पैसिव वॉइस होता है, जिस भी चीज पर कार्य हो रहा है या जिस भी वस्तु पर, जिस भी पर्सन पर कार्य हो रहा है, हम उसको प्रधानता देते हैं और उसे हम हमारे सेंटेंस में हाईलाइट करते हैं. when we do not know the doer or when it is clear enough who the doer is. ऑल्सो पैसिव वॉइस का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें डूअर नहीं पता होता है. जो कार्य हो रहा है वो पता है, किस पर हो रहा है वो पता है, लेकिन कौन कार्य को कर रहा है ये चीज क्लियर नहीं है. उस केस में हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन पैसिव वॉइस कि जो कर रहा है, जो करता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. कई बार एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हम कर्ता को ओमिट भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हरी नाम का कोई लड़का है, ही इज डूइंग समथिंग, हरी इज प्लेइंग गेम. अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे गेम इज बीइंग प्लेड. बाय हरी लिख रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर बाय हरी नहीं भी लिख रहे देन ऑल्सो इट इज फाइन. पैसिव वॉइस में प्रायोरिटी जो दी जाती है, प्रधानता दी जाती है, वो दी जाती है क्या कार्य हो रहा है और किस चीज पर हो रहा है. दैट्स वाई कई बार आपको कन्वर्जन्स में पैसिव वॉइस में बाय whom द वर्क इज डन वो पार्ट जो है नहीं मिलेगा. एक्टिव वॉइस में रहेगा कि कौन कार्य कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो वाला पार्ट नहीं लिखा जाता है. बहुत सारे बुक्स में और आर्टिकल्स में यू विल फाइंड इट आउट. सो इट इज नथिंग टू बी वरिड अबाउट. पैसिव वॉइस में हम कई बार कर्ता छोड़ देते हैं बिकॉज फोकस होता है कार्य, और कार्य जिसके ऊपर हो रहा है वो. नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस. हमारा पहला सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से है, somebody has stolen my pen. किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है. यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है. यहाँ पे हैज़ है और हैज़ के बाद स्टोलन है. आई नो स्टोलन जो है स्टील शब्द चुराने के लिए जो होता है इंग्लिश में, उसका थर्ड फॉर्म है. हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उपयोग होता है. सो दिस होल सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस. somebody has stolen my pen. अब यहाँ पे स्टोलन जो चीज़ चुराई जा रही है वो क्या है, माई पेन. माई पेन बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में. माई पेन
हैज़ बीन स्टोलन। हमने जो फॉर्मेशंस देखे थे पिछले हमारे लेसन में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें हैज़ के बाद में हम बीन लगाकर अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समबडी हम यहाँ पे लिख सकते थे, नहीं लिखेंगे तो भी इट्स फाइन, लिखते हैं वेल एंड गुड। बट मेन हमारा जो है, हमारा ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था वो यहाँ पे बन चुका है सब्जेक्ट माई पेन। फिर हमारे वर्ब में चेंज आया है, हैज स्टोलन से बन चुका है वो हैज बीन स्टोलन। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें कन्वर्जन के टाइम में ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है, दे आस्क्ड मी माई नेम। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आस्क्ड शब्द है, आस्क शब्द का पास्ट फॉर्म होता है वो है आस्क, आस्क्ड। आस्क्ड जो है वो V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस वाला, और इसलिए ये पूरा सेंटेंस जो है वो हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। वन थिंग देन, आस्क्ड ये कार्य किससे किया जा रहा है, मुझसे। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने पहले लेसन में सीखा है, मी और माई नेम। यहाँ पे दो चीजें हमें मिल रही हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम लेके हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पे लेट्स टेक मी, मी को हो जाएगा यहाँ पे आई, क्योंकि मी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो मी आई बन जाएगा। I was asked my name. Asked जो था वो सिंपल पास्ट टेंस में था। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस से जब भी कन्वर्जन होता है पैसिव वॉइस में, तो हमारे पास वॉज या वर लगाने का ऑप्शन होता है, दोनों में से एक, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। आस्क शब्द जो है उसका सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी है आस्क्ड। तो यहाँ पे जो आस्क्ड लिखा है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, और सेंटेंस बन जाता है आई वॉज आस्क्ड माई नेम। मुझसे मेरा नाम पूछा गया। बाय देम लिख सकते हैं हम, अगर आप लिखना चाहें किसके द्वारा ये काम हुआ, बाय देम, दे का हो जाएगा देम, क्योंकि अब सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वो। बट इट इज़ फाइन अगर आप उसे नहीं भी लिखते हैं, बिकॉज हमारा मेन पर्पस पैसिव वॉइस का पूरा हो चुका है। क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है, मुझसे मेरा नाम। तो आई एंड माई नेम सभी चीजें मौजूद है हमारे सेंटेंस में। नेक्स्ट वी हैव पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे विश्व में, या लोग पूरे विश्व भर में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे पीपल के बाद में स्पीक जो शब्द आया है वो हमारा ये बता रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ में और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमको जो वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद में इंग्लिश और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दो चीजें मिल रही है कि क्या बोला जाता है इंग्लिश, कहाँ बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अब मैं मेरा पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बना सकती हूँ, और उसके बाद में वर्ब का फॉर्म चेंज करते हुए आगे का सेंटेंस फॉर्म होगा। लेट्स सी, अगर इंग्लिश को हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट पैसिव के लिए, तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इंग्लिश एक ही वस्तु बोल सकते हैं हम, एक ही वस्तु का नाम है, तो इज आ जाएगा, क्योंकि जब भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से चेंज होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर लगने के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। स्पीक जो शब्द है वर्ब है हमारा, उसका थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो यहाँ पे इज लगाने के बाद हमने स्पोकन लगाया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी बचा पार्ट लिखा। बाय द पीपल लिख सकते हैं हम इसके बाद में, नहीं लिखेंगे कि कौन बोल, लाइक ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। मेन पर्पस कि क्या बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। Someone has invited me to the party. किसी ने मुझे पार्टी में आने का न्योता दिया है, या पार्टी का न्योता दिया है। Someone जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन है हमारा, that's why has यहाँ पे लगा हुआ है। इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। has के बाद में invited जो शब्द है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे वर्ब का कॉम्बिनेशन जो है वो है has और वर्ब का कोई सा फॉर्म। हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। दैट मीन्स ये पूरा सेंटेंस है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं वो है हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इनवाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैज से पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ यहाँ पे भी हमें दो चीजें मिल रही है, ही हैज इनवाइटेड मी, मुझे बुलाया है, किस लिए, पार्टी के लिए, कहाँ पे, पार्टी के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस चेंज होगा, मी का हो जाएगा आई, क्योंकि अब हम इसे एज अ फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय समवन, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं देन ऑल्सो इट इज फाइन। सो आई, मी की जगह आई, देन हैज इनवाइटेड था यहाँ पे, बिकॉज समवन था तो हमने हैज का उपयोग करा, हम हैज का उपयोग आई के साथ में नहीं कर सकते। अब हमारा जो नया हमारा सब्जेक्ट है पैसिव के लिए वो है आई, तो हैव लग जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा। फिर लगेगा बीन, बीन शब्द हमेशा आता है पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, जो कि यहाँ पे भी इनवाइटेड था, एज इट इज रहता है बिकॉज परफेक्ट टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म। देन कहाँ इनवाइट किया था, टू द पार्टी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस फ्रेम होते होते कंप्लीट होता है और आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी इस प्रकार से बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, हम सभी ऑर्डर्स जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, विल एग्जीक्यूट ये बता रहा है, विल जो शब्द है वो है बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। विल के बाद में वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगा है एग्जीक्यूट, दैट मीन्स कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, क्या एग्जीक्यूट करेंगे, ऑल ऑर्डर्स। तो अब ये बन जाता है हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। फिर लगेगा हमारा विल, क्योंकि नाउ वी नो कि ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में है, सो विल लगेगा, विल के बाद में बी लगाएंगे एज पर द फॉर्मेशन रूल्स जो हमने पिछले लेसन में सीखे थे। फिर एग्जीक्यूट का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेड, वो लगाएंगे। एंड देन प्रॉम्प्टली, जल्द से जल्द, जो एडजेक्टिव हमारा लगा था, वी विल नोट इट डाउन। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय अस, अगर लिखना चाहते तो यू कैन राइट इट, क्योंकि यहाँ पे वी है। वी का जब भी हम उसको यूज सेंटेंस में प्रेडिकेट में करेंगे तो वो हो जाता है वी का अस। सो ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय अस अगर लिखना चाहें, अदरवाइज नहीं भी लिखते हैं कर्ता को आप तो इट इज फाइन। And then last we have someone will welcome the guests, कोई गेस्ट को वेलकम करेगा, उनका स्वागत करेगा। नाउ अगेन someone है, someone के बाद में will लगा हुआ है, that means future tense का है सेंटेंस, और will के बाद में welcome लगा हुआ है जो कि verb का फर्स्ट फॉर्म है। ये कॉम्बिनेशन सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। नाउ वी नो कि ये पूरा सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में है। वी विल वेलकम द गेस्ट, किससे वेलकम किया जा रहा है, गेस्ट्स को। तो गेस्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के लिए। गेस्ट विल बी वेलकम्ड बाय समवन, या फिर अगर नहीं भी लिखे तो इट्स फाइन, क्योंकि कर्ता हाईलाइट नहीं करना है हमें यहाँ पे। तो गेस्ट यहाँ पे आ गया, विल एज इट इज रहा, बी हमको लगाना पड़ता है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम बना रहे हैं, और वेलकम हमारे पास वर्ब था जो कि यहाँ पे बन गया वेलकम्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंजेस होते हैं और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म होते हैं और यूज होते हैं। Stay tuned for more lessons, everyone. Thank you so much. Please don't forget to rate, review, and recommend.